किण्वन फर्मेंटेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किण्वन के बारे में थोड़ा सा समझा था, क्योंकि लास्ट में किण्वन के बारे में कुछ बातें आई थी, तो मैंने आपको कुछ किण्वन के बारे में बताया था। तो किण्वन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अल्कोहल बनती है, और ये यीस्ट की उपस्थिति में होता है। किण्वन प्रक्रम की खोज है वो लुई पास्चर ने 1857 में की थी। और आपको एसएस में पता भी 1857 में हमारे यहाँ क्रांति भी हुई थी। तो लुई पास्चर ने जब ये प्रोसेस किया था तो वो यीस्ट की उपस्थिति में हो गया था, तो वायु की अनुपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अल्कोहल बनी। तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं किण्वन प्रोसेस का? अल्कोहल के निर्माण में, एसिटिक एसिड और शराब के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके लिए क्या क्या चाहिए? यीस्ट होना ज़रूरी है, वायु की अनुपस्थिति में होता है। और ये जो होता है प्रक्रम, ये स्टार्च आदि का किण्वन होता है और उससे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। हाँ बच्चों, अगर आपको किण्वन प्रक्रम की परिभाषा लिखनी पड़े तो मैं उसको आपको बता देता हूँ एक बार। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रम है जो यीस्ट की उपस्थिति में होता है और वायु की अनुपस्थिति में होता है। और इस प्रक्रम में शर्करा का वायु की अनुपस्थिति में किण्वन होने के पश्चात अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो ये बात आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर या एग्जाम्स के अंदर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि किण्वन की जो प्रक्रम है उसके बारे में लुई पास्चर ने 1857 में बताया था। औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीव हैं, हमारे लिए जितने हानिकारक हैं उतने ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। तो सूक्ष्म जीव से बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जिनकी सहायता से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उन दवाइयों का प्रयोग मनुष्य को ठीक करने में किया जाता है। ऐसी दवाइयों को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाने वाली दवाइयों को एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहा जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपकी बुक से लिखी हैं, क्योंकि आपकी बुक में से ही पढ़ाया जा रहा है बच्चों, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना और अपनी नोटबुक में इनको नोट जरूर करें। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, ये चारों एंटीबायोटिक्स हैं और इन दवाइयों का जो प्रयोग होता है वो प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है और मनुष्य को ठीक करने में किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने पेनिसिलिन जो दवाई है इसकी खोज की थी 1929 के अंदर, 1929 के अंदर। और जब वो पेनिसिलिन दवाई की खोज हुई थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कोई। इस तरह मैंने एक प्लेट दिखा रखी है, इसमें जो नीले हैं ये जीवाणु हैं और जो ग्रीन कलर मैंने दिखाया हुआ ये यीस्ट या कवक आप बोल सकते हो या फंगस बोल सकते हो। जो कोई फफूंदी थी हरे रंग की वो वहाँ उत्पन्न हो गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब देखा अभी जो फफूंदी जहाँ पर है वहाँ पर जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो रहे थे या उनसे जीवाणुओं की वहाँ पे कोई संवर्धन का मतलब होता है वो उनको पैदा कर रहा था, उनको बढ़ा रहा था। ये रिसर्च चलती रहती है दुनिया के अंदर भी, जैसे वायरस के ऊपर रिसर्च चल रही है, अब भी चल रही है, तो वो भी एक रिसर्च कर रहा था जीवाणु के ऊपर। तो उसने देखा अभी जो एक हरे रंग की फफूंदी है वो जीवाणु को उत्पन्न या आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उनको मार रही है। तो उसका ध्यान इस बात पे कि अभी ये जो दवाई है इसका प्रयोग जीवाणु से होने वाले रोगों को रोकने में किया जा सकता है। और बाद में रिसर्च में सामने ये भी आया भी आदमी के ऊपर इसका कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब वो पेनिसिलिन को एज ए इंजेक्शन भी आपने सुना होगा, अभी पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये सारी प्रतिजैविक्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। तो बच्चों उसके बाद हम आते हैं उपयोग पर। भी जो प्रतिजैविक हैं उनका उपयोग कैसे करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक का उपयोग डॉक्टर के परामर्श पर ही लें, मतलब डॉक्टर जो सलाह देता है आपको, जो दवाइयाँ लिख के देता आप उसी को लें। और जो ये बाहर डॉक्टर होते हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं, कई बार हमारे पास समय की कमी होती है तो हम हमारे आसपास जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं हम उनसे ले लेते हैं दवाइयाँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा भी आप जो भी दवाइयाँ लें वो डॉक्टर की सलाह से लें, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उन्हीं की सलाह से लें। आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएं, ताकि जो हम कई बार ऐसा होता है भी एक प्रैक्टिशनर्स होते हैं
वो ज़्यादा ओवरडोज देते हैं या ज़्यादा मतलब भी जितना हमारा लेवल होता है उससे कहीं ज़्यादा दवाई दे देते हैं। तो फिर वो जो दवाई होती है प्रतिजैविक, जब हम बीमार ज़्यादा पड़ते हैं और डॉक्टर वही दवाई हमें देता है, उससे या उससे कम लेवल की दवाई देता है, तो उस दवाई का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए। तो और उससे हम ठीक नहीं होते, तो डॉक्टर को फिर उससे ज़्यादा लेवल की दवाई हमें देनी पड़ती है। तो इसलिए बच्चों जब भी दवाई लें तो डॉक्टर की सलाह से लें, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ ना लें। उसके बाद है उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट करना। जब आप प्रतिजैविक बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हो या ज़्यादा दवाइयाँ लेते हो, कई बार आपने सुना होगा बहुत सारे लोग हैं, कोई हरे पत्ते की दवाई खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है और डॉक्टर की सलाह के बिना खा रहा है, केमिस्ट से ले लिया, किसी और से ले ली। तो वो क्या होता है, उस जो हमारे शरीर में जो कुछ उपयोगी जीवाणु होते हैं वो जो उन दवाइयों के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। फिर हमारा शरीर की जो इम्यूनिटी कह सकते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है बहुत कमज़ोर हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं उससे। फिर कई बार क्या होता है, सर्दी जुकाम और फ्लू, कई बार हमें सर्दी जुकाम हो जाता है और फ्लू हो जाता है, तो डॉक्टर जो नॉर्मल जो लोग होते हैं हमें प्रतिजैविक दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और आजकल तो सभी दे रहे हैं, तो एंटीबायोटिक भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। जबकि एंटीबायोटिक्स सर्दी जुकाम और फ्लू पे काम नहीं करती है, क्योंकि ये जो सर्दी जुकाम और फ्लू हैं ये वायरस के कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं, ये जीवाणु के कारण नहीं होती। एंटीबायोटिक हमेशा जीवाणु से होने वाले रोगों पर ही काम करती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इन एंटीबायोटिक्स को इंक्लूड किया जाता है सर्दी जुकाम और फ्लू के लक्षणों में भी। तो वैसे एंटीबायोटिक्स इन चीज़ों पे काम नहीं करती है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप इन सारी बातों को अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करेंगे और ज़रूर करें, और जितना भी आप लिख रहे हो अपनी कॉपी के अंदर साइंस का, वो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि स्कूल हमारे चल नहीं रहे हैं, अभी खुल नहीं रहे हैं, तो क्यों ना हम ऑनलाइन पढ़ते चले ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो और हम पढ़ सकें। तो बच्चों धन्यवाद।